तो आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी की में डेली मैगजीन में आपका हार्दिक स्वागत है। अब से हम क्या एक चेंज कर रहे हैं, मैगजीन को पूरा पढ़ेंगे। अभी तक हम केवल हेडलाइंस पर नज़र डाल रहे थे जिससे कम कवर हो रहा था। अब जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट जो होती हैं, जैसे श्री अन्न योजना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो हेडलाइंस में कवर नहीं हो पाती, तो इसलिए अब हम इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। अब ये क्या है, ये स्कीम तेरे लिए नहीं, मीम्स की हवा निकालती बजट। मध्यम वर्ग के देश में आर्थिक विकास के प्रमुख चालक होने के साथ साथ सामाजिक विकास और परिवर्तनों का आधार रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, नई नई इनकम टैक्स व्यवस्था के में स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है। कर छूट की सीमा में 3 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। ये अगर इनकम टैक्स स्लैब वगैरह नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट वीडियोस में जाकर बजट में आप देख सकते हैं, बजट एनालिसिस में। ठीक है, ये सब वही है। केंद्रीय बजट 23-24 में व्यक्तिगत आयकर के संबंध में 5 प्रमुख घोषणाएं कर दी गई हैं। छूट, कर के ढांचे में बदलाव, नई कर व्यवस्था में मानक कटौती के लाभ का विस्तार, उच्चतम अधिभार दर में कमी और गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर छूट कर की सीमा का विस्तार से संबंधित है। इसके अलावा बजट में स्टार्टअप्स के लिए आयकर लाभों के लिए निगमन की तारीख 31/3/2023 से बढ़ाकर 31/3/24 कर दी गई है। 23 थी, 24 कर दी है। इसको पेज सिंगल कर लेते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। चलिए, ठीक है। ये देश में नवाचार उद्यमों के स्रोत, युवाओं और महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए उपयुक्त है और 23 से 24 करने के प्रस्ताव है। ये स्टार्टअप की हिस्सेदारी में बदलाव होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए अधिक समय की वकालत 7 से 10 साल करता है। 7 से 10 साल करता है। इससे युवा और महत्वाकांक्षी उद्यमों को देश में नवाचारों और उद्यमों को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। ये सप्तऋषि ये सब कवर कर रखा है उसमें, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियोस में जाकर जाना और बजट एनालिसिस की वीडियो होगी, उसमें देख लेना। इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स बता रखे हैं उसमें। ठीक है, फिर ये है श्री अन्न योजना। ये क्या है, बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया है। जितने भी मोटे अनाज होते हैं उनको श्री अन्न नाम दिया है। श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम में भारत सबसे आगे है। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान केंद्र हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी बढ़ावा देगा, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ कार्य कर सके। किसको? मिलेट्स भारतीय मिलेट्स अनुसंधान केंद्र कहाँ पे रहे? हैदराबाद में। ठीक है, यूएन ने साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है। किसने? यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल घोषित किया है। ठीक है, 2023 को, जिसके कारण इसको श्री अन्न या सुपर फूड कहा जाता है। इसके क्या फायदेमंद है इस लेख में हम देखेंगे। श्री अन्न या मिलेट्स क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान श्री अन्न की खपत को लेकर साक्ष्य बताते हैं कि भारत की पहली फसलों में से एक है। ये जो फसल है, ये जो मोटे अनाज होते हैं, ये सबसे पहले उगाए जाते थे। मोटे अनाज सबसे पहली फसल यही थी जो पहली सबसे पुरानी टाइम से उगाई जा रही है। ठीक है, ये मिलेट सिर्फ प्रोटीन और फाइबर के ही नहीं बल्कि फाइबर नहीं देते, बल्कि खाने वाले शरीर में उत्पन्न हो रहे रोगों का निदान भी करते हैं। श्री अन्न सुपर फूड क्यों है? दरअसल सब श्री अन्न में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही बीटा कैरोटीन, नियासिन, विटामिन B6, फॉलिक एसिड्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता आदि से ये अनाज भरपूर होते हैं। फाइबर यानी रेशा मौजूद होता है, जिससे पाचन तंत्र दुरुस्त होता है। इस तरह इसको खाने वाले कब्ज की समस्या नहीं होती। इनका सेवन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है। श्री अन्न डायबिटीज या तथा दिल के रोगियों के लिए भी उत्तम माना जाता है। इन्हीं सभी कारणों से श्री अन्न को सुपर फूड भी कहा जाता है। ठीक है, श्री अन्न में कौन कौन से आते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा या सामा,
ज्वार क्या होता है? ग्लूटेन फ्री होता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बढ़िया भोजन है। बाजरा विटामिन B6, फॉलिक एसिड मौजूद है, ये खून की कमी को दूर करता है। रागी नेचुरल कैल्शियम का सोर्स है, बढ़ते बच्चे और बुजुर्गों की हड्डी मजबूत करने में मदद करता है। फाइबर और आयरन से भरपूर होता है। एसिडिटी, कब्जियत, खून की कमी को दूर करता है। कंगनी ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, यानी कि रक्त साफ करने में। डिटॉक्सिफिकेशन मेरे ख्याल में उसको कहते हैं, रक्त साफ करता है। बीपी बैड कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करता है। इसको एक बार देख लेना खुद भी गूगल पे डाल के, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। टॉक्सिक जितने भी होते हैं उनको दूर करता है। कोदो यह भी फाइबर से भरपूर है। घेंगा रोग, रूसी की समस्या पर से संबंधित बीमारी या बवासीर में फायदेमंद है। कुटकी ये एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम हेल्दी हार्ट और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। कुट्टू ये अस्थमा के रोगों के लिए फायदेमंद है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड बाल झड़ने से रोकता है। इसकी खेती करना भी आसान होता है। पीएम मोदी भी चाहते हैं श्री अन्य भारत मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बने और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को जन आंदोलन के रूप में दिया जाए। बेशक भारत दुनिया को मोटे अनाज के लाभ बताने समझाने में अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे देश में एशिया का लगभग 80% और विश्व का 20% मोटा अनाज पैदा होता है। एशिया का 80% और विश्व का 20%। मोटे अनाज की खेती कम लागत और कम पानी में हो जाती है। इस फसल में रोग भी कम लगते हैं, जिससे कीटनाशकों का उपयोग भी ना के बराबर ही होता है, क्योंकि ये असिंचित भूमि पर आसानी से हो सकता है। अतः यदि मांग बढ़ेगी तो भारत में इसकी पैदावार कई गुना बढ़ाई जा सकती है। फिर किसानों की आय भी बढ़ेगी। श्री अन्य मोटे अनाज की खेती में कम मेहनत लगती है, पानी भी कम जरूरत होता है। ऐसे अन्न जो बिना सिंचाई और बिना खाद के पैदा किए जा सकते हैं। भारत की कुल कृषि भूमि में मात्र 25 से 30% ही सिंचित या अर्ध सिंचित है। ठीक है। जब श्री अन्न की मांग बढ़ेगी तो बाजार में इनका दाम बढ़ेगा, तभी असिंचित भूमि वाले गरीब किसानों की आय भी बढ़ जाएगी। वर्तमान में हमारे देश में से ज्यादा बाजरा, रागी, केनरी, ज्वार, कुट्टू एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हम इन्हें अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन, नेपाल, सऊदी अरब, यमन, लीबिया, ट्यूनीशिया, ओमान, मिस्र सप्लाई करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को क्या बनाया गया है? श्री अन्न के रूप में, या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल सुपर फूड। और मिलेट्स, मिरेकल मिलेट्स की भूली हुई महिमा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और फूड फेस्टिवल हो या कॉन्क्लेव, सभी में श्री अन्न के उत्पादों में विदेशियों को आकर्षित करने, निर्यात बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी प्रयास कर रहे हैं, भारत विश्व में भी इसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। अगली क्या न्यूज़ है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भारत में शिक्षा की नई संस्कृति का होगा निर्माण। तेजी से बदलती दुनिया के साथ भारत ने अपने स्वरूप में कई अहम बदलाव किए हैं। खास तौर से छात्रों और उनकी शिक्षा पर फोकस करते हुए भारत ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी दिशा में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को प्रमुख माना जा रहा है। बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को इस संबंध में घोषणा की कि बच्चों और किशोरों को एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, ताकि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों, स्तरों पर गुणवत्ता पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ पे बुक्स वगैरह होंगी, सभी बच्चों के लिए सभी बुक्स वगैरह होंगी। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रस्ताव समावेशी विकास के हिस्से के रूप में दिया है।
भारतीय छात्र आने वाले वक्त में इसी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की मदद से अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। विशेषज्ञों का मत है कि डिजिटल युग में भारत की तरफ से राष्ट्र निर्माण की दिशा में यह कदम सबसे कारगर साबित होगा। क्योंकि बच्चों की सीखने की क्षमता अधिक होती है, ऐसे में उनके बढ़ते डिजिटल रुझान के मद्देनजर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसमें ये क्या होगा, पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसमें अच्छी बात क्या है, सरकार द्वारा बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा पूरे देश में पंचायत और वार्ड स्तर पर देने की बात सामने आई है। गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग रहेगा, पढ़ाई की नई संस्कृति का निर्माण होगा। शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों ने प्रस्ताव का स्वागत किया है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसा पुस्तकालय है जिसमें पुस्तकों का संग्रह डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रारूप में होगा। यानी कि जैसे एनसीईआरटी होता है, इस टाइम पे एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाओ, एनसीईआरटी कोई सी बुक ले लो, ऐसे डिजिटल लाइब्रेरी होगी जो स्कूल वगैरह की बुक्स वगैरह भी सब कुछ होगा। मतलब वीडियोस भी होंगी, जो कुछ भी होगा उसमें डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं कंप्यूटर के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी को ऑनलाइन लाइब्रेरी, इंटरनेट लाइब्रेरी, डिजिटल रिपोजिटरी या डिजिटल संग्रह के रूप में भी जाना जाता है। यह डिजिटल वस्तुओं का एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, डिजिटल दस्तावेज के रूप में पुस्तकें शामिल हो सकती हैं। इस प्रकार की लाइब्रेरी को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। प्रमुख अंतर यह है कि डिजिटल पुस्तकालय में संसाधन केवल मशीन पठनीय रूप से उपलब्ध होते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल वस्तुओं का भंडार होगा, जैसे किताबें, लेख, छवियां, वीडियो, मल्टीमीडिया आदि। यह उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के जरिए पहुंच के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सूचना और ज्ञान तक पहुंच प्रदान करेगा। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत से देश भर के सभी उपयोगकर्ता लाभान्वित होंगे। जानकारी की आसान खोज और पुनः प्राप्ति के साथ साथ जानकारी को सुरक्षित रखने की क्षमता से भविष्य की पीढ़ियों में एक स्थायी तरीका भी मिलेगा। ये पूरा कुछ भी काम का नहीं है। हाउसिंग फाइनेंस वगैरह, प्रधानमंत्री आवास योजना scheme covers the entire urban area of the country like all saturated towns as per Census 2011 and town notified subsequently including notified planning or development areas। ये स्कीम हाउसिंग फाइनेंस स्कीम वगैरह है, ये बजट में बताया गया था कि कितनी हो रहा है। सेंट्रल असिस्टेंट अप्रूव्ड 2015 में स्कीम ने 2 लाख करोड़ अगेंस्ट 20 करोड़ 4 से 14 तक इसमें खर्च करे हैं। ये हाइड्रोजन भारत में चलेगी, हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है। ग्रीन ग्रोथ को लेकर रेलवे ने की खास तैयारी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है। 23-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 रहने का अनुमान है, जो दुनिया के किसी भी विकसित देश से ज्यादा है। संभवतः है इसमें रेलवे की भी बढ़ती भूमिका रहने वाली है। इसी क्रम में बीते दिन 1 जनवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ध्यान रखते हुए 23-24 के आम बजट में भारतीय रेलवे का कायापलट करने के लिए 2.41 लाख करोड़ यानी कि करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बड़ी आवंटन राशि प्रदान की है। किसके लिए? हाइड्रोजन ट्रेन के लिए। 13-14 में रेलवे को प्रदान किए गए परिव्यय का 9 गुना है। कितना है? 9 गुना। बजट में इजाफा होने से भारतीय रेलवे के विकास की रफ्तार अब और अधिक बढ़ने वाली है। इसी संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलेंगी। हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएंगी। भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री ने बुधवार को विजनरी बजट के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज विश्व भर में जैसी परिस्थितियां हैं उसमें भारत एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है। ठीक है, ऐसे में आज के बजट से भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने में मदद मिलेगी। ग्रीन ग्रोथ, टूरिज्म, विश्व स्तरीय सुविधाओं पर खास फोकस। उन्होंने कहा बजट में ग्रीन ग्रोथ, टूरिज्म, विश्व स्तरीय सुविधाओं पर विशेष फोकस है। रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 स्टेशन का पुनर्विकास व्यापक ढंग से
किया जा रहा है। इसमें नई दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ, छत्रपति शिवाजी, मुंबई टर्मिनल जैसे बड़े स्टेशन, पुरी, जोधपुर, जयपुर, गांधीनगर जैसे मीडियम स्टेशन और छोटे स्टेशन शामिल हैं। ठीक है। फिर वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन को दिया जाएगा नया रूप। सेमी हाई स्पीड ट्रेन को लेकर रेल मंत्री ने कहा, बजट में आवंटित राशि से वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन को नया रूप दिया जाएगा। अब ICF चेन्नई के अलावा वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण हरियाणा के सोनीपत, महाराष्ट्र के लातूर और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में किया जाएगा। ये वंदे भारत ट्रेनों से हर कोने को जोड़ने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को पूरा करेगी। पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होगी हाइड्रोजन ट्रेन। क्या होगी? हाइड्रोजन ट्रेन भारत में निर्मित होगी और डिजाइन भी मतलब पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होगी, डिजाइन से लेकर बनाने तक। रेल मंत्री ने बजट की थीम में शामिल ग्रीन ग्रोथ को लेकर कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होगी। यह कालका से शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में अन्य स्थानों पर चलेगी। सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? कालका से शिमला। ठीक है, ये पहला स्टेशन होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? कालका से शिमला में पहला रूट जो होगा। रेलवे का 85% से अधिक नेटवर्क हो चुका है विद्युतीकृत। ग्रीन ग्रोथ को लेकर आगे कहा कि रेलवे का 85% का अधिक नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें एनर्जी कॉरिडोर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए अलग कॉरिडोर, सागरमाला पोर्ट को जोड़ने के लिए, जनजातीय गौरव कॉरिडोर जो ट्राइबल एरिया को जोड़ने के लिए, सीमेंट कॉरिडोर, एनर्जी कॉरिडोर, आर्थिक कॉरिडोर, सोशल कॉरिडोर का संयोजन लेकर आधारभूत संरचना को विकसित किया जाएगा। बुलेट ट्रेन जो महाराष्ट्र में आने वाली है। महाराष्ट्र में पहले कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र के खंड में बुलेट ट्रेन में काम तेजी से होना शुरू हो गया है। तेजी से आएगी। पर्यटन विस्तार को लेकर करीब 10 नए सर्किट जोड़े जाएंगे। बजट में पर्यटन की थीम को लेकर उन्होंने कहा, भारत गौरव ट्रेन काफी लोकप्रिय है। इसमें रामायण सर्किट, जगन्नाथ सर्किट, काशी विश्वनाथ सर्किट और साईं बाबा सर्किट इसी कड़ी में करीब 10 नए सर्किट जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा, जल्दी ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जोधपुर में 3 दिवसीय EWG की बैठक शुरू हो गई है। रोजगार से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर होगी चर्चा। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में आज G20 के अंतर्गत पहली रोजगार कार्य समूह EWG बैठक शुरू हो गई है। 3 दिवसीय बैठक होगी, 2 से 4 फरवरी को ये बैठक होगी। G20 अध्यक्षता के तहत हो रही रोजगार कार्य समूह की इस बैठक में श्रम, रोजगार और सभी के लिए मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और नौकरी समृद्ध विकास से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दुनिया भर के 20 देशों से आए डेलीगेट्स रोजगार कार्य समूह की बैठक में करीब 20 देशों और 9 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 70 से ज्यादा डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। ILO, OECD, ISA जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा नीति आयोग, MSDE, IFCO जैसे भारतीय संस्थान भी इस बैठक में अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। G20 के सदस्य देशों को भी प्रमुख क्षेत्रों पर अपने विचार साझा करने के लिए इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। स्किल डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन के साथ हुई शुरुआत। 3 दिवसीय EWG की बैठक के पहले दिन वैश्विक कौशल और योग्यता सामंजस्य सामान्य कौशल वर्गीकरण के लिए रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इसके अलावा आने वाले दिनों में बैठक में गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एंड सोशल प्रोटेक्शन एवं सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण के विषयों पर चर्चा होगी। बैठकों में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच का विस्तार, गिग और प्लेटफॉर्म कार्य के मद्देनजर राष्ट्रीय सांख्यिकी की क्षमता में वृद्धि और प्रभावी डाटा संग्रह में सहायता, सामाजिक बीमा
और कर वित्त पोषित योजनाओं के आधार पर नीतिगत विकल्प, सामाजिक सुरक्षा और प्राथमिकता वाली नीति के स्थायी वित्त पोषण का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, बैठक के इधर और भी कुछ है। EWG की बैठक राजस्थान के ब्लू सिटी जोधपुर, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जोधपुर में बैठक हुई है। जोधपुर को क्या कहते हैं? ब्लू सिटी, ब्लू सिटी। और जयपुर को पिंक सिटी। ठीक है, बैठक में भाग लेने आए G20 प्रतिनिधियों और अतिथियों ने दिन की शुरुआत योग सत्र के साथ की। इसके अलावा इस बैठक के माध्यम से राजस्थान की कला और संस्कृति का प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान मोटे अनाज या मिलेट्स के लिए मशहूर है। किसके लिए? मोटे अनाज और मिलेट्स के लिए मशहूर है। UN ने भी साल 23 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है। सभी प्रतिनिधियों और शेरपाओं को विशेष रूप से मिलेट से तैयार व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके अलावा मिलेट्स की खेती और उपयोग की जानकारी भी डेलीगेट्स को दी जाएगी। साल भर में EWG की 4 बैठकें होंगी, जो कहाँ होंगी? अध्यक्षता कर रहे भारत वर्तमान में किसकी अध्यक्षता कर रहा है? G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस दौरान पूरे देश में साल भर में अलग अलग शहरों में बैठकों का आयोजन होगा। इसमें रोजगार कार्य समूह की बैठक 4 अलग अलग चरणों में होगी। रोजगार कार्य समूह की जोधपुर में पहली बैठक, जोधपुर में पहली, दूसरी 3 से 5 अप्रैल तक इस ग्रुप की गुवाहाटी में, ये 2, 3, 4 फरवरी और ये 3, 4, 5 अप्रैल। तीसरा 1 और 2 जून को जेनेवा में, और इसके बाद 19 और 30 जुलाई को इंदौर में होगी। इसी के साथ G20 देशों में श्रम और रोजगार मंत्री की 21 जुलाई को इंदौर में बैठक होगी। कहाँ पे? इंदौर। कब? 19 और 30 जुलाई। ठीक है, इस बैठक में जोधपुर का फायदा होगा। सुंदर तरीके से सजाया गया है। पहला मौका है जब जोधपुर को इस तरह से बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी करने का मौका मिला है। 3 दिवसीय इस बैठक के दौरान यदि बैठक में शामिल होने आए विदेशी प्रतिनिधि संतुष्ट होकर वापस जाते हैं तो विदेशों में जोधपुर और राजस्थान के पर्यटन के लिए नए द्वार खुल सकते हैं। इससे वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ सकती है, जिससे जोधपुर सहित पूरे राजस्थान के पर्यटन को गति मिलेगी। ठीक है, तो अब हाइलाइट्स पर एक बार नजर मार लेते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, किरण रिजिजू के साथ बैठक की। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने जाम्बिया की नेशनल असेंबली की स्पीकर नेली मुट्टी से मुलाकात की। दोनों के बीच आर्थिक और विकास सहयोग पर चर्चा हुई। Y2 इंसेप्शन मीट गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। Y20 इंसेप्शन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बेहतर कल के लिए विचारों पर राष्ट्र के युवाओं से परामर्श करने में यूथ एंगेजमेंट ग्रुप के महत्व पर जोर दिया। किस पर? यूथ एंगेजमेंट ग्रुप पर। UPSC और DOPT के परामर्श से रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में भर्ती UPSC द्वारा वर्ष 2023 के लिए आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज गुवाहाटी में G20 की पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। 1 फरवरी 2023 तक GEM इंडिया पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू हासिल किया गया। भाजपा ने नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खेलो तेलंगाना, जीतो तेलंगाना खेल महोत्सव 21 से 23 फरवरी 2023 तक सिकंदराबाद में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए, धन्यवाद। हम मिलेंगे कल।